एपिसोड की शुरुआत में सलाउद्दीन यूबी चर्च में शमसा और लॉर्ड जियोन की बातें सुन रहे होते हैं। शमसा कहती है और मेरे देखे कि कुछ ख्वाब भी हैं। लॉर्ड जियोन पूछता है वो क्या बताते हैं, तो शमसा कहती है बचपन में खेलने के लिए आसपास के जैतून के पहाड़ पे जाती थी। मैं अपने दिल में दर्द महसूस करती थी। बाज़ औक़ात वो दर्द अब भी महसूस होता है। मेरे देखे कि आखिर ख्वाब में भी ऐसा ही हुआ। दर्द के साथ ही कुछ धुंध भी उतराई। फिर ये धुंध छटी और मैंने उसे फिर से देखा। सर पे ताज, हाथों में इस्लाम का झंडा उठाई। वो जैतून के पहाड़ से शहर के फसीलों की तरफ रवां दवा था। उसकी आमद से जैसे मेरी सारी परेशानियां रफू चक्कर हो गई। मेरे दिल का दर्द खत्म हो गया। लॉर्ड जियोन पूछता है क्या वो कोई तुम्हारे जानने वाला है, तो शमसा कहती है नहीं, लेकिन मैं उससे मिली हूँ। ख्वाब में देखे गए आदमी को मैंने असल जिंदगी में भी देखा है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि मैंने उसकी जान भी बचाई है। ख्वाब में ही शमसा ने सलाउद्दीन यूबी से पूछा था कौन है आप। जवाब में सलाउद्दीन यूबी उसकी जानिब देखने लग गए थे। शमसा मजीद कहती है एक तरफ मेरा प्यारा कुछ और दूसरी तरफ वो, हाथों में इस्लामी परचम उठाए कुछ की जानिब रवां दवा शख्स वो, लेकिन मेरे दिल को सुकून पहुंचाने वाला वही आदमी है। मैं किस किस्म की कशमकश में फंस गई हूँ आप समझ रहे हैं ना फादर। बचपन से लेकर आज तक मेरे सारे ख्वाब सच साबित हुए। शमसा की बातें सुनते सुनते सलाउद्दीन यूबी भी अपना ख्वाब याद करते हैं। शमसा मजीद कहती है वो मुसलमान अमीर एक दिन कुछ को फतह करेगा और गालिबन मैं उसे अपना दिल दे बैठी हूँ। तो लॉर्ड जियोन कहता है कुछ ख्वाब इसके बरक्स होते हैं, तसल्ली रखो, कुछ हमेशा ईसाइयों का रहेगा। फिर शमसा कहती है आपके हमारे शहर आने के बाद मैंने आपको परेशानियां बता दी हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन यूबी एक तरफ छुप जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सलाउद्दीन यूबी के बाहर आते साथ ही जमशेद का आदमी उनके गले में रस्सी डाल लेता है। बाहर से शमसा लॉर्ड जियोन के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है फादर मेरे बहुत से यादगार दोस्त हैं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे तलाश करें। तो लॉर्ड जियोन कहता है दर हकीकत ऐसी कोई चीज है जिसमें आप मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे लतीफ नाम के एक मुसलमान मौलिज की तलाश है। मेरे पास उसको पहुंचाने के लिए एक अमानत है। क्या कभी तुमने उसका नाम सुना। जवाब में शमसा कहती है नहीं, लेकिन मैं आपके लिए फ्रीजे पर मौजूद सिपाहियों से पूछ सकती हूँ, वो यकीनन जानते होंगे। इस पर लॉर्ड जियोन उसका शुक्रिया अदा करता है। चर्च में वो शख्स सलाउद्दीन यूबी की जान लेने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है, मगर पूरा जोर लगाने के बावजूद नाकाम होता है। सलाउद्दीन यूबी टक्कर मारकर उसे पीछे धकेलते हैं तो वो खंजर से हमला कर देता है। उसका वार रोकते हुए सलाउद्दीन यूबी उसे कहते हैं कौन हो तुम। जवाब में वो कहता है इसकी क्या अहमियत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कायरा में मुस्लिमों के साथ जो कुछ किया उसकी कीमत अदा नहीं करोगे सलाउद्दीन। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन यूबी उसी का खंजर पलटाकर उसी के पेट में घूम देते हैं। उधर हम देखते हैं कि लॉर्ड जियोन लतीफ के दवाखाने में दाखिल होता है और कहता है माफ कीजिएगा मैं तबीब लतीफ को ढूंढ रहा हूँ। जवाब में लतीफ कहता है मैं ही लतीफ हूँ, क्या आपके पास कोई मरीज है। तो लॉर्ड जियोन कहता है नहीं, मैं राही बांध रही हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए एक अमानत है। ये कहते साथ ही वो लतीफ को खत देता है। तो लतीफ पूछता है ये किसकी तरफ से है। जवाब में लॉर्ड जियोन कहता है एबलिन के कॉन्टेक्ट की तरफ से। लतीफ हैरानगी से कहता है कॉन्टेक्ट। बाजार से सलाउद्दीन यूबी आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे उनके साथी उनके पास आते हैं और उर्फान से कहता है आपने हमें नहीं आने को कहा था, लेकिन हम इस सारे वक्त में बहुत परेशान थे। सलाउद्दीन यूबी को बिल्कुल सही सलामत देखकर जमशेद बहुत गुस्से में दिखाई देता है। सलाउद्दीन यूबी उर्फा से कहते हैं बाजार के दरवाजे पर सबको जमा करो, मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ है। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं और जमशेद दूसरी तरफ मुड़ जाता है। शिफा खाने में लॉर्ड जियोन लतीफ से कहता है दर हकीकत सूरत हाल कतरे पेचीदा है। कॉन्टेक्ट मेरा करीबी दोस्त है और उसने मुझसे कहा कि मैं ये खत राहिब ब्रोनो को दे दूं। वो आपको इस सूरत हाल से आगाह करने वाला था, मगर राहिब ब्रोनो मर गया। खुदावंद उसकी मगफरत करे, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। यह सुनने के बाद लतीफ खत खोलकर पढ़ता है और फिर उससे पूछता है ये क्या है। तो लॉर्ड जियोन कहता है एक दस्तावेज जो आपको इजाजत देगी वो सोना लेने की जो आपका है। लतीफ पूछता है क्या इस सब का कॉन्टेक्ट के भाई बालेन के यहाँ होने से कोई ताल्लुक है। तो लॉर्ड जियोन कहता है बालेन क्या वो यहाँ है। मरकजी कमरे में वजीर शहवार जोहर से कहता है ये कैसी गफलत है। तुमने कहा कि तुम्हारे अबाव अजदाद ने कायरा कायम किया था, क्या उन्होंने तुम्हारी तरह मिस्र से चोरी की। तुम्हारा हक तुम्हारा सर उड़ाया जाना ही था, अब तक इंतजार करना गलती थी। ये कहते साथ ही वो जैसे ही तलवार निकालता है जोहर उसके सामने गिर जाता है और कहता है वल्लाह इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है वजीर। मगर शहवार कहता है कैसे नहीं है, तुम दरगाम के करीब तरीन आदमी थे, क्या उसने तुम्हारे इल्म के बगैर खजाना खाली कर दिया। जवाबन जोहर कहता है मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे अपनी बात नहीं मनवा सका। मुझे एक मौका दें और अपने खोए हुए सोने को वापस लेने के लिए अपनी जान कुर्बान करने दें। शहवार कहता है वो तुम वैसे भी करोगे, इतना सोना तलाश करने का कोई इम्कान नहीं है। जोहर कहता है मोहतरम वजीर ऐसे ना कहें, मुझे आप जानते हैं, अगर मैं नहीं तो क्या काजी फाजल ऐसा कर सकता है। हरगिज नहीं, हमारे सर पे उसने एक जंगी अमीर को ला खड़ा किया, लेकिन आपको हर सूरत हाल को समझने के लिए और आपके हुक्म के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले शख्स की जरूरत है। ये सुनते साथ ही वजीर शहवार सोच में पड़ जाता है। उधर लतीफ लॉर्ड जियोन को लेकर बालेन के कमरे में जा पहुंचता है और कहता है तुम्हारे भाई का दोस्त आया है। बालेन के बोलने से पहले ही लतीफ के लिए लॉर्ड जियोन कहता है राही बांध रहे। बालेन उसे कहता है सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। तो लॉर्ड जियोन कहता है आपके भाई ने कहा था कि आप पेरिस में। जब मैंने हकीम लतीफ से सुना कि आप यहाँ हैं तो मैं सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। बालेन एकदम से पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो लतीफ कहता है हम अभी मिले हैं। उधर शहवार और जौहर को एक साथ देखकर शेर को गुस्से में उनके पास आता है और कहता है ये क्या हो रहा है। तो शहवार कहता है शेर को आओ मैं तुम्हें अपने महल के नए वजीर जौहर से मिलवाता हूँ। शेर को गुस्से से कहता है क्या महल का वजीर, वो भी दरगाम का कठपुतली, क्या इन्होंने मिलकर सुलेबियों की खिदमत नहीं की। तुम इस बेगैरत आदमी को महल में कैसे घुसने दे सकते हो। और तुम जौहर फौरन से पहले मेरे सामने से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। ये सुनते साथ ही जौहर डरते डरते चला जाता है और शेर को शहवार से कहते हैं अब इस जैसे लोगों के जरिए अपनी और अपनी साख बचाने की कोशिश करने के बजाय तुम पहले वो वादा पूरा करो जो तुमने नूरुद्दीन जंगी से किया था। तुम्हारा वक्त कम होता जा रहा है वजीर। ये कहते साथ ही शेर को चले जाते हैं और शहवार कहता है मुझे मेरे ही महल में डांटा जा रहा है, यह बहुत ज्यादा हो गया है, मैं अब इसका मुतम्मिल नहीं हो सकता। जौहर जंगियों के हमारे सरों से टलने का कोई हल तलाश करो। तो जौहर कहता है वजीर आप फिक्र ना करें, मैं इसे जल्द से जल्द संभाल लूंगा, आप यकीन कर सकते हैं। शहवार कहता है मत बोलो कि महल में वापसी का ये वाहिद जरिया है। उधर खत पढ़ने के बाद बालेन कहता है उसने सोना बाकरास के किले में क्यों रखा जो टेम्पलर्स का पोशीदा किला है। तो लॉर्ड जियोन कहता है और उसे क्या करना चाहिए था, ये सब उन्हें देखकर अपनी मौत के फरमान पे मोहर लगवा देता। अगर राही ब्रोनो जिंदा होते तो ये सब आसानी से हल हो जाता। हकीम लतीफ और दूसरे मुसलमान जो एबलिन
से जिलावतन हो गए थे वो अपने हुकूक हासिल कर लेते, लेकिन अब तो बालेन एकदम से कहता है ये अभी भी अपना हक लेंगे। अगर कॉन्टेक्ट ने ऐसा पेचीदा मंसूबा बनाने के बजाय मुझसे बात की होती। मगर लॉर्ड जियोम उसकी बात करते हुए कहता है तुमने कभी उसकी बात नहीं सुनी, तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो बालेन, बेपरवाह और जल्दबाज। तो बालेन कहता है मैं अब मोहतात हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि हमें कुछ मामलात में जल्दी करनी चाहिए, हमें जल्द अज जल्द वहाँ से सोना निकालने की जरूरत है। बालेन पूछता है क्या वो इस कागज के साथ रहे ब्रोनो के अलावा सोनो किसी और के हवाले कर देंगे? तो लॉर्ड जियोम कहता है जी हाँ जरूर, वो इसे फादर को दे सकते हैं। बालेन कहता है फिर हमें पादरी ब्रोनो की जरूरत है। इस पर लॉर्ड जियोम कहता है तुम ये नहीं सोच सकते कि वो उसे नहीं पहचान, कॉन्टेक्ट ने रकम बजाते खुद उसे पहुंचाई। ये सुनकर बालेन कहता है फिर हमें चुपके से बाकरास में दाखिल होना है और सोना लेना है। उनकी बातें सुनने के बाद लतीफ कहता है अगर आप वहाँ से सोना लेते हैं तो ये चोरी होगी, लेकिन अगर हम वो ले लें जो हमारा है तो ये चोरी नहीं होगी। वैसे भी आपके खड़े होने में बहुत वक्त है बालेन। तो लॉर्ड जियोम कहता है तुम कितने किलों को जानते हो जो बाकरास की तरह महफूज है? फिर बालेन लतीफ से कहता है क्या ये गुस्ताखी नहीं होगी अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे अपने राही बांदरे के साथ अकेला छोड़ दो? ये सुनते साथ ही लतीफ चला जाता है और बालेन उससे कहता है यकीनन मैं जानता हूँ कि किले की हिफाजत कैसे की जाती है लॉर्ड जियोम, हमें वहाँ इकट्ठे जाना होगा। मगर लॉर्ड जियोम कहता है हरगिज नहीं, मैंने पहले ही यहाँ आकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट के लिए, लेकिन बाकी काम अब मेरा नहीं है। अगर कुछ के लोगों को मालूम होता है कि मैंने क्या किया। बालेन एकदम से कहता है लॉर्ड जियोम खुदावन से डरना चाहिए, तुम्हारी बीवी के बाप बादशाही मारलेक से नहीं खुदावन से डरना चाहिए। ये सुनते साथ ही लॉर्ड जियोम भड़क जाता है और उससे कहता है अगर मेरी बीवी के बारे में बकवास जारी रखते हो तो तुम्हें मेरे साथ साथ खुदावन से भी डरना चाहिए। बालेन कहता है वो सोना इन मुसलमानों का है। लॉर्ड जियोम कहता है बेचारा कॉन्टेक्ट, वो चाहता था कि मैं तुम्हें बता दूं कि काम मुकम्मल होने के बाद उनके हुकूक पहुंचा दिए जाएंगे, क्या तुम जानते हो? वो उम्मीद करता है कि तुम भी उसके साथ होगे और इस तरह साफ जमीर के साथ एबलेन वापस जाओगे। मगर बालेन कहता है ये मामला खत्म होने के बाद मैं साफ जमीर के साथ पेरिस वापस चला जाऊंगा। एबलेन तो हरगिज नहीं, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि इन मुसलमानों का हक इन्हें नहीं मिल जाता। ये सुनते साथ ही लॉर्ड जियोम उस लम्हे को याद करता है जब उसने अपनी बीवी से कहा था मुझे डर है कि जब तुम बालेन को फिर से देखोगी तो तुम्हारे जज्बात दोबारा से परवान चढ़ेंगे। मगर उसकी बीवी ने गुस्से से कहा था परवान चढ़ाने को कुछ नहीं है। इस ख्याल के बाद लॉर्ड जियोम कहता है तुम्हारे लिए नहीं मगर मेरे दोस्त कॉन्टेक्ट के लिए मैं अपना आखिरी एहसान करूंगा, उसके बाद तुम पेरिस जाओ और मैं कुछ जाऊंगा, ना देखेंगे ना सुनेंगे और ना ही बोलेंगे। तो बालेन कहता है मुझे कोई एतराज नहीं। लॉर्ड जियोम कहता है हम इस मामले को अकेले नहीं संभाल सकते, हमें किसी की मदद चाहिए होगी। तो बालेन कहता है मैं किसी ऐसे काबिल भरोसे आदमी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता। कायरा में सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं हालात बिल्कुल पेचीदा हो गए हैं, दरगाम का बचा हुआ हिस्सा अब भी परेशानियों का बाइस है, हमें सख्ती करने की जरूरत है, इसलिए होशियार रहो। इब्राहिम पूछता है मेरे अमीर क्या कुछ गड़बड़ है? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं कुछ गलत ना हो इसलिए सब कह रहा हूँ, हमारे दरमियान दरगाम के हिमायती सिर्फ मिस्र के सिपाही नहीं है बल्कि यहाँ आबाद गैर मुस्लिम लोग भी हैं। उन्हें जिस शिकस्त का सामना करना पड़ा है उसकी वजह से वो कहीं छुप गए होंगे। कब और किस सूरत में वो फितने को हवा दे दें कुछ वाज़ेह नहीं है। लोगों की हिफाजत के साथ साथ एक दूसरे की भी हिफाजत करो। शमाली सरजमीन और उसके लोगों की सिफात को हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये कायरा है अभी तक हम हर चीज से आशना नहीं है, लेकिन एक दिन आशना हो जाएंगे। करक किले में माइल्स की बीवी जमशेद की जानिब से भेजा हुआ खत पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन माइल्स को मारने वाला अमीर अभी तक सांसें ले रहा है, मुझे माफ कर दें। ये खत पढ़ने के बाद वो दांत पीसते हुए कहती है वो अमीर मरेगा, जल्द या बदेर वो जरूर मरेगा। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन भी बालेन और लॉर्ड जियोम के साथ मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं मैंने इससे पहले बाजार के गिरजाघर में राही बांदरे को देखा। तो बालेन पूछता है कैसे, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो लॉर्ड जियोम कहता है नहीं जानते, मैं जब वहाँ राय ब्रोनो को ढूंढने गया था। तो सलाउद्दीन भी उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं लेकिन तुम उस गिरजाघर के राहिब जैसे थे। लॉर्ड जियोम को फंसता हुआ देखकर बालेन एकदम से कहता है अमीर सलाउद्दीन राही बांदरे यहाँ एक और मामले के लिए आए हैं, लतीफ और दूसरे मुसलमानों के मामले में जो एविडेंस से जिलावतन हुए थे, हमें इसके लिए आपका साथ चाहिए। उधर माइल्स की बीवी माइल्स की कब्र पे मौजूद होती है और कहती है अजीम कौंत माइल्स को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, यानी इतने खतरनाक और मुश्किल खतरात से तने तनहा लड़ने वाले सिपाही की अजीम तरीन बादशाहत हिफाजत नहीं कर सकी। अजीम इस समय गवाह बन जाए, मैं अपने शौहर के साथ ऐसा करने वालों से उसका इंतकाम ले सकूं और उस अमीर सलाउद्दीन के सीने में तलवार उतार सकूं। फिर एक बीज कब्र की मिट्टी में डालते हुए कहती है ये बीज जो झूठ और बुराई को खत्म करने की ताकत रखता है तुम्हारे सीने में खिलेगा माइल्स। जुल्म के खिलाफ ये दरख्त जैसे जैसे आसमान की जानिब बढ़ेगा मेरे अंदर जलते इंतकाम की आग के शोले भी बढ़ते जाएंगे। राहत में रहो माइल्स, मैं इंतकाम लूंगी हर एक सांप से जिसने तुम्हें कब्र में डाला है। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन भी एबलिन से कहते हैं तुम्हारा मंसूबा काम कर सकता है लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो किसी को कोई वजात नहीं दे सकोगे। जवाबन बालेन कहता है किले का कमांडर राय बांदरे को करीब से जानता है और इसका मशहूर भी है, वो बखुशी हमारे लिए दरवाजा खोल देगा। फिर लतीफ कहता है कई सालों के बाद हमें जो हमारा हक है वापस लेने का मौका मिला है अमीर सलाउद्दीन, बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं ठीक है मैं अपने बेहतरीन सिपाहियों को तुम्हारे साथ भेजूंगा। तो लॉर्ड जियोम कहता है लेकिन हमें खास तौर पर किसी की जरूरत है। सलाउद्दीन ये भी पूछते हैं किसकी? तो लॉर्ड जियोम कहता है शमसा की। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन भी हैरान रह जाते हैं और बालेन कहता है शमसा यानी कि वो औरत जिसने हमें गाना गाकर बचाया था। लॉर्ड जियोम कहता है मैं नहीं जानता कि उसने तुम्हें कैसे बचाया, लेकिन वो कमांडर की बीवी को रोककर हमें कुछ वक्त दिला सकती है। कमांडर की बीवी खुशी और तफरीह की शौकीन है। सलाउद्दीन भी कहते हैं मैं एक ऐसी खतरनाक मुहिम में औरत को शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन ये सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसे इस पे गौर करना चाहिए। राय बांदरे ऐसा लगता है कि आप उसे पहले से जानते हैं, आपको उससे पूछना चाहिए। उधर शमसा शहवार के पास आती है। शहवार उसे देखकर खुशी से कहता है आखिरकार मेरा पसंदीदा शख्स यहाँ है। तो शमसा कहती है वजीर आपको वजारत मुबारक हो। मगर शहवार कहता है मुझे नहीं लगता कि आपका ये कहना खुशी से है। शमसा कहती है मैं खुश हूँ कि आप तख्त पे बैठ गए हैं, लेकिन ये मेरे लिए फतह नहीं है। शहवार आगे बढ़ते हुए कहता है परिंदों ने मुझे सरगोशी की है मगर परेशान ना हो, अगर तुम ना होती तो कोई और होता। शमसा उससे कहती है मैं आपकी इजाजत से अपनी आजादी का परवाना लेने आई हूँ। जवाबन शहवार कहता है क्या तुम इतनी जल्दी में छोड़ जाओगी? जवाबन शमसा कहती है यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं रखा। तो शहवार कहता है तुम जब इस तरह की बात करती हो तो मुझे बुरा लगता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली मरतबा तुम यहाँ आई थी। ये लड़की दीवानी है, मैंने ऐसा सोचा था, भला कौन आकर यहाँ अपनी मर्जी से कैद होता है। इसके साथ ही हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब शमसा
दो और खवातीन के साथ शहवार के सामने आई थी और शमसा ने उससे कहा था ये औरत और इसकी बेटी आजाद होगी, बदले में मैं आपकी गुलाम होंगी, मैं आपके महल में 1 साल तक रहूंगी और वक्त मुकम्मल होने के बाद मैं चली जाऊंगी। क्या आपको ये कबूल है? तो शहवार ने कहा था मैं तुम्हें और इन्हें बगैर किसी शर्त के रख सकता हूँ। तो भला मैं तुम्हारी शर्त क्यों मानूंगा? ये सुनने के बाद शमसा ने एक पट्टी अपने सर पे बांध ली थी और शहवार से कहा था ये मेरा निशान है, मेरी बातों को नजरअंदाज करने वाले मेरे माथे पर अपनी किस्मत पढ़ लेंगे। ये सुनते साथ ही शहवार उसके पास आया था और उस पट्टी की जानिब देखते हुए कहा था मेरी बुराई बड़ी है, अकल को दूर रखना चाहिए। शमसा कहती है अपनी मलकियत की कदर जानने के बजाय धमकियों से काम करवाना मिस्र के बादशाह के लिए मुनासिब नहीं होगा। इस ख्याल के बाद शहवार कहता है अपनी पलकें ऐसे ना उठाओ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये पसंद आया था। अमीरों से लेकर कमांडारों तक मैं बहुत से ममालिक में मुख्तलिफ इंसानों से मिला हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह के ईमानदार शख्स से मैं कभी नहीं मिला शमसा। मैंने तुम्हारे चेहरे पर तकब्बुर के आसार नहीं देखे। कहते हैं कि हया औरत का सबसे कीमती जेवर है, ये वाकई सच बात है। तो शमसा कहती है आपने अपने वादे की पासदारी करके बड़ाई का मुजाहरा किया, मैं इसके लिए आपकी मशकूर हूँ, लेकिन अलविदा कहने का वक्त है, मैं जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहती हूँ। शहवार कहता है मेरे लिए एक आखिरी अलविदाई गाना गाए बगैर मैं एक दावत का एहतमाम कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगी, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। तो शमसा कहती है जैसे आपका हुक्म वजीर हजरत। ये कहते साथ ही वो चली जाती है। सराय में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ही बैठे खाना खा रहे होते हैं और इदरीस से पूछता है क्या तुमने शहर में फौजियों को खबर कर दी है? तो इदरीस कहता है फिक्र ना करो, सबको बता दिया है। करीबी बैठे कुछ लोग उनकी जानिब देख रहे होते हैं। बुजुर्ग कहता है उर्फा ठीक कह रहा है, हम शहर के मरकज के बारे में फिक्रमंद हैं, खास करके जब आज मैंने अपने अमीर को देखा। उर्फा कहता है सच पूछो तो मुझे भी ये परेशान कर रहा है। जवाबन बुजुर्ग कहता है जैसे वहाँ कुछ है मगर छुपा हुआ है। इदरीस उन लोगों की जानिब देखते हुए कहता है भाइयों जब से हम यहाँ आए हैं वो लोग हमें मुसलसल देख रहे हैं और साथ में बातें कर रहे हैं। ये सुनकर उर्फा उससे कहता है तुम्हारे अंदर लड़ने की ख्वाहिश उमड़ रही है, याद रखो कि हमारे अमीर ने क्या कहा था, अगर आप सुकून चाहते हैं तो आपको पहले अपने आप को पुरस्कून करना चाहिए। करीब में एक शख्स सराय वाले से कहता है अब से हर महीने हमारे लिए 50 सोने के सिक्के तैयार रखना। तो सराय वाला परेशान होते हुए कहता है अगर मैं आपको इतना अदा करूंगा तो मैं सराय कैसे चलाऊंगा? उधर इदरीस कहता है चलो सराय वाले से पूछते हैं कि उसने सराय में इतने जंगली जानवरों को क्यों रखा हुआ है। ये कहते साथ ही उठ के आगे बढ़ता है। वो शख्स सराय वाले से कहता है या तो हमें दे दो या हम रहम नहीं करेंगे। इदरीस उनके पास पहुंचते हुए कहता है क्या हुआ सराय वाले, क्या कोई ऐसी सूरत हाल है जो आपको परेशान करती है? तो सराय वाला कहता है नहीं नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में मशरूब लाता हूँ। ये सुनते साथ ही इदरीस जैसे ही जाने लगता है वो शख्स इदरीस से कहता है तुम हर चीज में क्यों चोंच मारते हो, मगर कोई एक दिन इसको काट के तुम्हारे हाथ में रख देगा। तो इदरीस उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है अगर कोई कुछ काटने जा रहा है तो वो हम करेंगे, हम इसके माहिर हैं। सराय वाला उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है मगर करीब बैठे लोगों में से एक शख्स कहता है जंगी के आदमी को देखो, वो अभी आए हैं और बहादुरी दिखा रहे हैं। जवाब में उर्फा गुस्से में कहता है हम ये सीखते हैं कि जिस जगह आए हैं वहाँ बहादुर बन के रहना है, ना कि हम तुम्हारी तरह खिदमत का तरीका सीखते हैं। ये सुनकर सराय वाले से सोना मांगने वाला शख्स कहता है फिर तो तुम गलत जगह पे हो, कायरा में बहुत बहादुर आदमी है। तो उर्फा कहता है भाइयों क्या कहते हो, ये तो कह रहे हैं कि हम गलत जगह पे हैं, हम क्या करें, छोड़ दें? जवाब में वो शख्स कहता है अपने अमीर पे ज्यादा भरोसा ना करो, कायरा में जैसे कितने गायब हो गए। ये सुनकर इदरीस गुस्से से कहता है वो तो गायब नहीं होंगे, लेकिन मेरी रहमत पहले ही गायब हो चुकी है। ये कहते साथ ही इदरीस उस पर टूट पड़ता है। इदरीस की देखा देखी उसके साथी भी उन पे झपट पड़ते हैं और जो भी उनके हाथ चढ़ता है वो उन्हें दे मारते हैं, उन पे लातों मुक्कों और गोंसों का बेबाक इस्तेमाल करते हैं। कुछ देर पहले तक बड़बड़ाने वालों की एक नहीं चलती और कुछ देर बाद अब वो जमीन पे बेहाल पड़े होते हैं। लड़ाई के आखिर में उर्फा चिल्लाते हुए कहता है अब मैं तुम्हें इस सराय के आसपास कहीं ना देखूं। बुजुर्ग सराय वाले को सोना देते हुए कहता है हमें माफ कर देना, चीजें थोड़ी बेतरतीब हो गई हैं। सराय वाला उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है ये इसी के मुस्तहिक थे। तो उर्फा कहता है फिर ये सबको मालूम हो जाए कि ये जंगी रिवायत है, जो जिसका मुस्तहिक है उसे वही मिलता है। ये कहते साथ ही वो उर्फा और अपने साथियों के साथ चला जाता है। उधर सिपाही कमरे में जाके शमसा से कहता है अमीर सलाउद्दीन आपसे मिलना चाहते हैं। शमसा हैरानगी से कहती है अमीर सलाउद्दीन, वो भी मुझसे क्यों? जवाबन सिपाही कहता है मुझे नहीं मालूम मोहतरमा। तो शमसा कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। ये कहते साथ वो मुस्कुराने लग जाती है। एबलिन किले में कॉन्टेक्ट मर चुका होता है। इमारलेक समेत सब लोग उसकी लाश के पास मौजूद होते हैं। इमारलेक कहता है एबलिन का आका मसीह का सच्चा पैरोकार था, इसने बहुत मेहनत की, ये अपने लोगों के मन का जामिन था, खुदावंद इसकी रूह को सुकून दे। लाडकाई लाडजियोम की बीवी के पास होते हुए कहता है मैं हैरान हूँ कि हम आपके शोहर को अपने अजीम तरीन दोस्त के जनाजे में क्यों नहीं देख रहे। तो शहजादी यानी कि इमारलेक की बेटी कहती है उसे आखिरी वक्त में कहीं जाना पड़ा। ये सुनकर लाडकाई कहता है ये वाकई अहम होगा, वरना वो आखिरी लम्हे में अपने दोस्त को तनहा ना शमसा सलाहुद्दीन अय्यूबी बालेन और लतीफ के साथ मौजूद होती है। वो लाडजियोम से कहती है मैं ये नहीं करना चाहती, आखिरी बार जब किसी ने मुझसे मदद मांगी थी नतीजे ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। तो लाडजियोम कहता है मैं समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ, मगर मेरा यकीन करो कि सूरत हाल मुख्तलिफ है, आप इंसाफ की फराहमी के लिए खिदमत करेंगी, यकीनन खुदावंद भी इसे बेजर नहीं छोड़ेगा। इधर इमारलेक अपनी बेटी के साथ बगी में आगे बढ़ रहा होता है और कहता है ये नागवार है कि लाडजियोम ने हमें तब नहीं बताया जब वो कुछ जा रहा था। तो शहजादी कहती है उसे किसी जरूरी काम के लिए जाना था बाबा, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं ये पैगाम आप तक पहुंचाऊं। जवाब इमारलेक कहता है जब वो वापस आएगा तो मैं उसे मिलूंगा एबलिन के बारे में। ये सुनकर शहजादी कहती है ये अच्छा है, वो बादशाहत के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान रहता है, कोने को उसका करीबी दोस्त था। तो इमारलेक कहता है मैं उसे दोस्त के साथ वफादारी दिखाने का मौका दूंगा, मैं उसे एबलिन में शामिल करने के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा मतलब है कि तुम्हारी जमीन है। इधर लाडजियोम शमसा से कहता है अगर आप हमारे साथ आई तो मैं आपको एक ऐसे शायर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आपने कभी नहीं सुना होगा, शायद आपको वही मिल जाए जिसकी आपको तलाश है। ये सुनकर सलाहुद्दीन भी शमसा से पूछते हैं आप क्या तलाश कर रही हैं? तो शमसा कहती है एक गाना जिसका मुझे सिर्फ एक हिस्सा याद है। फिर लाडजियोम से कहती है ठीक है मैं आपके साथ आऊंगी, बहरहाल इस महल में आज रात मेरी आखिरी रात होगी। इधर दूसरी बग्गी में विलियम लाडगाई से पूछता है आपके ख्याल में लाडजियोम क्या कर रहा है? तो लाडगाई कहता है मेरे आदमी उसके पीछे हैं, हम जल्दी जान जाएंगे, कॉन्टेक्ट मर चुका है और बालेन आसपास नहीं है। एबलिन का मालिक अब कौन होगा? तो विलियम कहता है इमारलेक को कोई मुनासिब शख्स मिल जाएगा, मगर लाडगाई कहता है मैंने उसे पहले ही ढूंढ लिया है, चातलियोन। ये सुनकर विलियम हंसते हुए कहता है चातलियोन वो जंगली आदमी, वो तो जिंदान में है। तो लाडगाई कहता है उसे फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। जवाबन विलियम कहता है ये नामुमकिन है, इमारलेक कभी ये कबूल नहीं करेगा, वो सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से मनफी रद्दमल को भड़काना नहीं चाहता। मगर लाडगाई कहता है आप उसे कायल करेंगे, आपको उसे कायल करना होगा, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि चातलियोन को रिहा किया जाए। इधर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब से भेजा हुआ खत पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है उम्मत और मिल्लत की जान हमारे
اتحاد کا امکان ہمارے سلطان۔ میں کنویں سے آواز نہیں نکال سکا جب میں گر گیا تھا، اور اب اگر میں آپ کے دل کو غمزدہ کر دوں تو اسلام کا جھنڈا کہاں لگے گا؟ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے کرم سے صلیبی فوج نیل کے پانی میں ڈوب گئی ہے۔ درگام کا سر جس نے مصر کے لوگوں کو ایک کے بعد دوسری مصیبت تک پہنچایا کو کاٹ دیا ہے۔ مصر میں آپ کے حکم کو اس تلوار سے قائم کرنے کے بعد ہماری خواہش شام پہنچنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ ادھر امارلیک ولیم کے ساتھ قدس میں داخل ہوتا ہے۔ ولیم پوچھتا ہے، میرے بادشاہ ایبلین کے مستقبل کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ تو امارلیک کہتا ہے، تمہیں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ مصر سے ہارنے کے بعد ایبلین جیسی چھوٹی ریاست کے لیے فکر کی وجہ کیا ہے؟ تو ولیم کہتا ہے، شطرنج میں کبھی کبھی سادہ سا پیادہ بھی فاتح کا تعین کر سکتا ہے۔ مصر میں بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کا راستہ ایبلین سے گزرتا ہے۔ یہ سن کر امارلیک کہتا ہے، ولیم تم پھر سے منصوبے بنانے شروع ہو گئے ہو، تم کس کا سوچ رہے ہو؟ جواباً ولیم کہتا ہے، رینو کا چاتلیون۔ امارلیک غصے میں آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ آدمی ایک خبیث شیطان ہے۔ ولیم کہتا ہے، جب سے وہ زندان میں پڑا ہوا ہے اس کی اپنی ذات کا کوئی بھی نشان باقی نہیں رہا۔ امارلیک کہتا ہے، کیا لگڑ بگا کبھی شائستہ ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ مشرقی عیسائیوں کو بھی قتل کیا تھا، اس لیے اسے قید میں رکھا گیا ہے۔ تو ولیم کہتا ہے، مجھے سب یاد ہے، ہمیں فقط اس کی طاقت سے زیادہ شہرت کی ضرورت ہے۔ چاتلیون کو اپنے قابو میں رکھنا دشمن کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، مگر امارلیک کہتا ہے، وہ ہمارے لیے بھی مسائل پیدا کرے گا۔ وہ خاموش اور پرسکون نہیں رہے گا۔ ولیم کہتا ہے، وہ رہے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی ڈور ہماری گرفت میں ہوگی۔ جواباً امارلیک غصے سے کہتا ہے، میں اپنے دوست کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوا کہ امن کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور تم نور الدین جس سے نفرت کرتا ہے اسے رہا کرنے کا کہہ رہے ہو؟ ولیم کہتا ہے، مائلز مر گیا مگر چاتلیون کی صورتحال مختلف ہے، اس کی موجودگی امن کی ضمانت ہوگی۔ سلطان نور الدین گات لگا کر بیٹھا ہے، اس کے پاس جب بھی طاقت ہوئی تو وہ قدس کی طرف بڑھے گا، تب ہمیں بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زندان میں وہ بوڑھا یعنی کہ چاتلیون قید ہوتا ہے، اس لیے میں سپاہی کھانا لے کر آتا ہے۔ چاتلیون کھانے کا ایک ٹکڑا سوراخ کی طرف بڑھاتا ہے تو سپاہی غصے سے کہتا ہے، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اس سوراخ کو بند کر دو، کیا تم پاگل ہو جو چوہے کو کھانا کھلاتے ہو؟ اس لیے میں چوہا سوراخ سے باہر آتا ہے تو سپاہی پتھر اٹھا کر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مگر چاتلیون اسے دبوچ لیتا ہے۔ سپاہی غصے سے کہتا ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ تو چاتلیون کہتا ہے، یہ میرا دوست ہے، اسے مت چھونا۔ سپاہی خود کو چھڑا کر کہتا ہے، جو چاہے کرو، اسی گندگی میں مر جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی سپاہی چلا جاتا ہے۔ ادھر ولیم امارلیک کو منانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو امارلیک کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں صرف اسے آزاد کر رہا ہوں، جہاں تک ایبلین کا تعلق ہے میں اسے زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گا۔ پھر تخت پہ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، میں ایبلین کو لارجیوم کی سرزمینوں میں شامل کرنے جا رہا ہوں، مگر ابھی تک میں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا، میں بہترین امکانات کو دیکھ رہا ہوں۔ ولیم حیرانگی سے کہتا ہے، لارجیوم؟ بلا شبہ بہترین فیصلہ ہمارے بادشاہ کا ہے۔ ولیم کے جانے سے پہلے امارلیک اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے، چاتلیون نے اگر کوئی معمولی سی بھی غلطی کی تو میں اس کا حساب تم سے لوں گا، یہ بات جان لو۔ کیرک قلعے میں مائلز کی بیوی کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، خاتون آ کے اسے کہتی ہے، بگی تیار ہے؟ جواباً وہ کہتی ہے، میں بھی تیار ہوں۔ قاہرہ میں رات کے وقت شہوار نے قاضی فاضل، صلاح الدین ایوبی اور دیگر کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہوتا ہے، اس لیے میں جوہر آ کر شہوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر شیر کو اور صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آتا ہے، اور شیر کو کہتے ہیں، آپ کا دسترخوان شاندار ہے لیکن کھانے سے لطف اندوز ہونے کے لیے سب کچھ اپنی جگہ پہ ہونا ضروری ہے۔ تو شہوار کہتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جواباً شیر کو کہتے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں وزیر شہوار، میرا مطلب کچھ اور تھا، تم کیسے اس شخص کو دعوت دے سکتے ہو جس نے اسی جگہ پہ ہمارے سپاہیوں کا خون بہایا، اور یہ غدار کل تک تو ہمارے خلاف کھڑا تھا، حالانکہ میں نے تمہیں خبردار بھی کیا تھا۔ تو شہوار کہتا ہے، ایک ایماندار کے طور پر میں آپ کے احساسات کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن ریاستی معاملات بددیانتی سے نہیں چلائے جا سکتے، اور آپ سابقہ دشمنوں کے ساتھ اتحاد سے لا علم نہیں ہے، اور ہم بورو قبیلے کے سردار کرتگن کے ساتھ اس وقت ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ تو کرتگن پاس ہی بیٹھے قاضی فاضل کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، لگتا ہے کہ گفتگو مجھ تک پہنچائی ہے، لیکن یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس مقصد کے لیے میں نے اپنے حقوق ترک کر دیا میر شیر کو، وقت ہر ایک کا چہرہ ظاہر کر دے گا، فکر نہ کرو، چلو کھانے سے لطف اٹھاؤ۔ وزیر نے سارا سونا ہم پہ خرچ کر دیا ہے، مگر شیر کو کہتے ہیں، یہ سلطان نور الدین کے دینار میں سے ہے، اس محل میں شام کے حقوق کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ قاضی فاضل کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بات کرنے کے لیے صحیح جگہ نہیں ہے۔ تو صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں، امیر شیر کو زنگی فوج کا کمانڈر ہے، وہ جانتے ہیں کہ کب، کہاں، کیسے اور کیا بولنا ہے، اور یہ بھی کہ مصر کے لیے لڑنے والے شخص کی حیثیت سے انہیں بات کرنے کا پورا حق حاصل ہے، ان کی باتوں سے کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم یہاں ہیں اور ہمیں مسائل پر بات کرنا سیکھنا ہوگا۔ چچا آپ بھی پرسکون ہو جائیں، ہم اس میز پر مہمان ہیں، بعد میں بات کریں گے، مجھے ویسے بھی ایسی محفلیں پسند نہیں، جلد از جلد اسے ختم کریں تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ شمسا بھی کھڑی ہو کر ان کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ شہوار کھڑے ہو کر کہتا ہے، یہ پرندے مصر کے محل کی زینت اور نشانیاں ہیں، یہ یہاں کسی وجہ سے ہیں، ان میں سے ہر کوئی ایک عہدے کی نمائندگی کرتا ہے۔ پھر شہوار باری باری ان پرندوں کی خصوصیات انہیں بتاتا ہے۔ ایک پرندے کی خصوصیات سننے کے بعد کرتگن صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سلطان نور الدین ہے۔ پھر شہوار پرندے شہباز شاہین کی خصوصیات بتاتے ہوئے کہتا ہے، شہباز شاہین یہ خوفناک شکاری پرندہ فقط یہ صرف لڑنا جانتا ہے، یہ سیاست کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہ سمجھتا ہے کہ یہ تلوار کے زور پر سب کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ یہ سن کر کرتگن صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں بول رہا ہے، لیکن میں ابھی یہ کہنا نہیں چاہتا۔ شیر کو شہوار کو سمجھ جاتے ہیں اور غصے میں اٹھنے لگتے ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی انہیں پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد شہوار طوطے کی خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے، طوطا اسے مصری پرندے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسے اپنے رنگ کی طرح حسین اور دلکش نظارے پسند ہیں، جبکہ دوسرے اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، اور یہ بس انتظار کرتا ہے، یہ اپنی نظریں دور کی سرزمینوں پر نہیں جماتا، یہ جانتا ہے کہ دن کے اختتام پر مصر اس کا ہوگا، کیونکہ یہ زمین اور اندر کی ہر ایک چیز گویا اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شیر کو اس طوطے کی جانب خنجر پھینک کر اسے مار ڈالتے ہیں، اور اس منظر کو دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے ہیں، اور شہوار زور زور سے کہہ کے لگاتے ہوئے کہتا ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ جواباً شیر کو کہتے ہیں، اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ مصری پرندے کو اٹھا کر لے جائیں اور اس کا چمڑا اتار دیں اور پھر پکا کر میرے پاس لے آئیں، پھر دسترخوان مکمل ہو جائے گا۔ یہ سن کر شہوار کہتا ہے، یقیناً امیر شیر کو، سپاہیوں لے جاؤ اسے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہوار بیٹھ جاتا ہے اور مزید کہتا ہے، اس سے آپ کو بالکل بھی بدہضمی نہیں ہو۔ حالات کو پرسکون کرنے کے لیے قاضی فاضل شمسا کے پاس جا کر اسے گانا گانے کو کہتا ہے، اور پھر واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی موسیقی ہم سب کے لیے اچھی رہے گی۔ شمسا آج رات ہمارے لیے آخری گانا گائے گی۔ اس کے ساتھ ہی شمسا گانا گانے قاہرہ میں شمسا گا رہی ہوتی ہے، میں تمہاری محبت میں جل رہی ہوں، مجھے تم سے محبت کے سوا کچھ نظر نہ آئے میرے محبوب، فقط مجھے تمہاری محبت چاہیے میرے محبوب، چاہے تمہاری محبت کی ایک جھلک ہی کیوں نہ ہو۔ صلاح الدین بھی مسلسل شمسا کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شمسا مزید گاتی ہے، میں نے تمہیں
تمہیں جب سے دیکھا تم سے محبت کی اور اب میں تمہیں چاہتی ہوں اور تم تک پہنچنے کا کوئی چارہ نہیں. تمہارے گھر کے سامنے پتھریلے پہاڑ اور ان پتھروں سے محبوب کو تکتے رہنا. تمہارے بغیر گزرے دن میرے محبوب میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتی. میں نے تمہیں جب سے دیکھا تم سے محبت کی اور اب میں تمہیں چاہتی ہوں اور تم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں, کوئی چارہ نہیں. قاضی فاضل بھی صلاح الدین ایوبی کو مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کی نظریں شمسہ پہ ٹکی ہوتی ہیں. اگلے منظر میں قاضی فاضل اپنے کمرے میں ایک خط پر مہر لگا دیتا ہے کہ اسی لمحے شمسہ وہاں آتی ہے. قاضی فاضل اسے خط دیتے ہوئے کہتے ہیں تم اب آزاد ہو, کیا تم ناراضگی ختم نہیں کرو گی؟ خط دے کر شمسہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں ناراض نہیں ہوں بلکہ اداس ہوں دوست کو کھونے کے لیے. تو قاضی فاضل کہتا ہے دیکھو ہماری دوستی کا فیصلہ وقت کو کرنے دو. بہت سی چیزوں میں ہم برائی سمجھتے ہیں, ان میں بہت سی اچھائیاں چھپی ہوتی ہیں. مجھے امید ہے کہ تمہیں وہ سکون مل جائے گا جس کی تمہیں تلاش ہے. اب بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا ہے, تم آگے کیا کرو گی؟ جواباً شمسہ کہتی ہے میں پہلے اس گرجا گھر میں آنے والے نئے راہب کی درخواست پر ایک مختصر سفر شروع کروں گی, باقی کی منصوبہ بندی میں واپس آنے پر کروں گی. یہ سن کر قاضی فاضل کہتا ہے تمہارا سفر محفوظ اور مستقبل روشن ہو. اس کے ساتھ ہی شمسہ وہاں سے چلی جاتی ہے. ادھر صلاح الدین ایوبی شمسہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جب اس نے چرچ میں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں لارڈ جیوم سے بات کی تھی. اس لیے میں قاضی فاضل وہاں آتا ہے اور صلاح الدین ایوبی کو کھویا ہوا دیکھ کر کہتا ہے یہ غالباً ایک مشکل رات تھی ہم سب کے لیے. تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہمیں اس کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ سن کر قاضی فاضل کہتا ہے وہ بیچارہ طوطا اور جنہوں نے شمسہ کو گاتے ہوئے سنا آج رات وہ سب درد میں ہوں گے, ایک درد برا الوداع. تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اس کی آواز میں کچھ امید تھی. جواباً قاضی فاضل کہتا ہے شمسہ ہر دن سننے والوں کو کچھ نیا احساس دلاتی ہے. تو صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ اس پر قاضی فاضل کہتا ہے ابھی تک نہیں, وہ نئے راہب کے ساتھ کہیں جا رہی ہے اور وہ بغیر کسی نشانات کے اپنی ماں کو تلاش کرنے جا رہی ہے. انشاءاللہ اس بار معاملات حل ہو جائیں گے. اب چلیں اجازت دیں میں چلتا ہوں. یہ کہتے ساتھ ہی قاضی فاضل چلا جاتا ہے. صبح کے وقت صلاح الدین ایوبی شیرکو کے پاس آتے ہیں تو شیرکو پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ صلاح الدین بازار کی کیا صورتحال ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں سپاہیوں کی کوششوں کی بدولت شہر میں امن قائم ہو چکا ہے, بازار میں تجارت عروج پر ہے. درگام کے بہت سے پیروکاروں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا, جہاں تک وہ لوگ جنہوں نے بغاوت جاری رکھی انہیں گرفتار کر کے قید کر لیا گیا ہے. یہ سن کر شیرکو کہتے ہیں آپ نے میرا چہرہ روشن کر دیا ہے صلاح الدین. میں نے آپ کے شام کے دورے کے بارے میں دوبارہ سوچا ہے, چونکہ آپ کو یقین ہے کہ شہر میں فاسد اقدامات مکمل ہو گئے ہیں تو اب شام کا سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں چچا مجھے شہر کے نظام سے زیادہ آپ کی فکر ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ کا غصہ اور گھبراہٹ درست ہے؟ پہلے ایسا نہیں تھا. تو شیرکو کہتے ہیں شہوار کی موجودگی میں اعصاب پر بہت باری ہے, اس کی ہر حرکت مجھے کھٹکتی ہے, میں خود پر قابو نہیں رکھ سکتا. جواباً صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں ہمیں نفرت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم چیزیں درست کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنے دماغ کو درست رکھنا چاہیے. یہ سن کر شیرکو کہتے ہیں ٹھیک ہے صلاح الدین چلو اب تمہیں اپنے راستے پر ہونا چاہیے. میں سلطان اور الدین کو سلام بھیجتا ہوں, اگر میرا بھائی یمن سے آیا ہو تو اس کو بھی میرا سلام کہنا. یہ سنتے ساتھ ہی صلاح الدین یہ بھی چلے جاتے ہیں اور اگلے منظر میں باہر اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے ہیں. وہ عرفہ سے کہتے ہیں گھوڑے اور سامان تیار کرو ہم شام جا رہے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ میری ماں مزید پریشان ہو. یہ سنتے ساتھ ہی عرفہ آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے میں بزرگ صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہتا ہے ایک بوڑھا آدمی آیا ہے, بہت دیر سے آپ سے ملنے کا انتظار کر رہا ہے. یہ سن کر صلاح الدین ایوبی آگے بڑھتے ہیں تو لطیف کا باپ سعید وہاں آتا ہے اور کہتا ہے میں لطیف کا باپ ہوں, میں آپ کا اپنے بیٹے لطیف کے پرتپاک استقبال کے لیے مشکور ہوں. امیر صلاح الدین آپ کا بہت بہت شکریہ. تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں استغفر اللہ بابا, بالین اب بھی آپ سے شرمندہ ہے. لطیف نے بھی رواداری کی عظمت دکھائی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا. اب بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جواباً سعید کہتے ہیں اس راہب اور بالین کی باتیں حقیقت معلوم ہوتی ہیں لیکن میں اب بھی پریشان ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے لطیف کے ساتھ کچھ برا ہو. یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں فکر نہ کریں لطیف میرے سب سے قابل اعتماد سپاہیوں کے ساتھ جائے گا. مگر سعید کہتے ہیں نہیں, میں اسے آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں سونپ سکتا. صالح چلا گیا, لطیف کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ وہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ایبدن کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت قیمتی ہے اور وہی ہے جو سب کو اکٹھا کرتا ہے, ان کا خیال رکھتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اسے اجنبیوں کے درمیان میں تنہا نہ چھوڑیں. آپ سے ایک دکھی دل والے باپ کی التجا ہے, درخواست ہے. ان کی باتیں سن کر صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں میں اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ ملنے کی خواہش رکھتا تھا, میں ان کے پاس جانے والا تھا لیکن آپ کی درخواست سنی اور مانی گئی ہے. لطیف میری امانت ہے, لطیف آپ تک پہنچ جائے گا اور سونا صحیح سلامت اپنے مالکان تک پہنچ جائے گا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ. یہ سن کر سعید کہتے ہیں اللہ تم سے راضی ہو بیٹا. یہ کہتے ساتھ ہی وہ چلے جاتے ہیں. اس لیے میں عرفہ وہاں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے میرے امیر سفر کی تیاریاں مکمل ہیں. مگر صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں ہمارا سفر اب بدل گیا ہے, شام کے راستے کو انتظار کرنے دو. عرفہ پوچھتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں باکراس کے لیے, لیکن ہم سب نہیں جائیں گے, میں اب جا کر اپنے چچا کو صورتحال سمجھاتا ہوں. یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین یہ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. شام میں سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ مالک صلاح الدین کے نقصان کے بارے میں جھوٹ بول رہا تھا, لیکن چاہے جو کچھ بھی ہو جائے سب اسی کی ذمہ داری ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہماری آمد کے فوراً بعد مصر کے خلاف سازش کی اور ہمارے ساتھ سکون سے رہنے کی کوشش بیکار گئی. امام مالک عقل مند ہے لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں دوسرے ذہن بھی شامل ہیں. یہ سن کر امیر یاروکی کہتا ہے میرے سلطان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی مہم شروع کرنی چاہیے جس سے اس کی عقل بھی دنگ رہ جائے. آئیے انہیں ان کے کیے کی پہلی قیمت ادا کرنے پر مجبور کریں. باکراس قلعے پر قبضہ کر کے جو سرماؤں کے سب سے اہم قلعوں میں سے ایک ہے. مگر میودود کہتا ہے میرے سلطان یقیناً ہمیں پہلے اس معاملے پر غور کرنا چاہیے, لیکن کیا باکراس قلعہ ہمارے لیے مومن نہیں ہے؟ سلطان یاروکی سے پوچھتے ہیں آپ نے باکراس قلعے کے بارے میں کیوں سوچا؟ تو یاروکی کہتا ہے باکراس اناطولیہ سے شام اور وہاں سے مصر تک پھیلی ہوئی سڑک کا چوراہا ہے. قلعہ محفوظ ہے لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ محل میں کیا ہے اور اسے اتنی احتیاط سے محفوظ کیوں کیا گیا ہے. میودود سلطان کی طرف نفی سے اشارہ کرتا ہے تو سلطان یاروکی سے کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, تم جاؤ اور آرام کرو یاروکی, میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا. باہر سے فاطمہ خاتون محل کی جانب بھاگتے ہوئے کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, یوسف صحیح سلامت واپس آ گیا ہے. یہ کہتے ساتھ وہ جیسے ہی محل میں داخل ہوتی ہیں تو ان کا سامنا یاروکی سے ہوتا ہے. تو وہ یاروکی سے پوچھتی ہیں کیا صلاح الدین اندر ہے یاروکی؟ مگر یاروکی کہتا ہے نہیں وہ نہیں آیا, لیکن اس نے مجھے اب تک ایک امانت پہنچانے کو کہا تھا. یہ کہتے ساتھ وہ خط انہیں دے دیتا ہے اور مزید کہتا ہے پریشان نہ ہوں وہ ٹھیک ہے, کچھ معاملات کی وجہ سے وہ اور امیر شیر کو وہیں ٹھہریں گے اور معاملات حل ہونے کے بعد آ جائیں گے. یہ کہتے ساتھ ہی یاروکی چلا جاتا ہے. قاہرہ میں لارڈ جیوم بالن سے کہتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ میری شناخت کو ظاہر کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو بالن کہتا ہے فکر نہ کرو, صلاح الدین تمہیں نہیں جانتا اور اس کے آدمیوں کے لیے بھی تمہیں جاننا ناممکن ہے. اس لیے میں شمسہ وہاں آتی ہے اور راہب آندرے سے کہتی ہے کیا میں نے آپ کو انتظار نہیں کروایا؟ تو لارڈ جیوم کہتا ہے نہیں ہم ابھی تیار نہیں ہیں, ویسے انکار نہ کرنے اور آنے کا شکریہ. جواباً شمسہ کہتی
کہتی ہے مجھے امید ہے کہ میں مفید ہوں گی، اس لیے میں صلاح الدین ایوبی لطیف کے ساتھ وہاں آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر بالین پوچھتا ہے کیا آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہاں، منصوبہ مشکل ہوگا اور میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، خلیل بھی راستے میں ہے، وہ بھی ہمارے پاس آئے گا۔ یہ سن کر لارڈ جیوم تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے آپ کے پاس پہلے ہی بازار میں کافی کام موجود ہے، میں آپ کے آدمیوں کے لیے جو بھی ضروری ہوگا وہ کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ یہ زیادہ درست ہوگا۔ بالین تم خیریت سے ہونا؟ تو بالین کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، جب آپ آئے تو مزید بہتر ہو گیا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ طبیب آپ کے ساتھ ہے، اب چلتے ہیں، ہمارا سفر کافی طویل ہے اور وقت کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ میں لارڈ گائے ایمارلیک کے بیٹے بالڈون کو تیر اندازی سکھا رہا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے چلو لگاؤ نشانہ۔ لارڈ گائے کے بعد بالڈون نشانہ لگاتا ہے مگر بالڈون کا تیر زمین پہ جا گرتا ہے۔ یہ دیکھ کر لارڈ گائے کہتا ہے آپ کو سخت مشق کرنے کی ضرورت ہے، کھینچنے کے دوران آپ اپنی پیٹ سے طاقت حاصل کریں گے، آپ کی بازو اور کندھے آزاد ہوں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک تیر نشانے پر دے مارتا ہے تو بالڈون کہتا ہے ارے لارڈ گائے آپ حیرت انگیز ہیں۔ جواباً لارڈ گائے کہتا ہے ہاں، میں فرانس کے لیے بہت سود مند ہوں، لیکن اس سالے کو ترکوں سے بہتر کوئی استعمال نہیں کرتا۔ ترک حرکت، پرواز اور ساکن اہداف کو درست طریقے سے نشانہ بنا سکتے ہیں، سامنے، پیچھے، بائیں، دائیں، اوپر، نیچے، ہر طرف۔ وہ اپنے گھوڑے کو تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے بھی ہر سمت میں تیر چلا سکتے ہیں۔ ان کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ آپ ایک تیر مارتے ہیں اور وہ 10 مارتے ہیں۔ تو وہاں پہنچنے والا ولیم کہتا ہے اس لیے جب آپ اپنی کمان میں تیر لگاتے ہیں آپ کو اس ترک کو مارنا چاہیے جو 10 تیر مارتا ہے۔ ولیم کے اشارے پر لارڈ گائے اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور ولیم کہتا ہے خبر اچھی ہے، شہنشاہ کو یقین آ گیا ہے، چاتلیون کو جلدی رہا کر دیا جائے گا۔ لارڈ گائے پوچھتا ہے ایبلین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ولیم کہتا ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا الجھے ہوئے ہیں، اس نے کہا ہے کہ وہ لارڈ جیوم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ سن کر لارڈ گائے کہتا ہے لارڈ جیوم وہ بیوقوف ان معاملات میں کیا سمجھتا ہے؟ تو ولیم کہتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بادشاہ کے داماد کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا، ہمیں بادشاہ کو قائل کرنا ہوگا، لارڈ جیوم اور چاتلیون۔ یہ سن کر لارڈ گائے کہتا ہے اگر امیدوار دو ہیں تو ان میں سے ایک کو ختم کر دینا چاہیے، یہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ بالڈون کے تیر مسلسل زمین پہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لارڈ گائے اسے کہتا ہے اپنی پوری طاقت سے کمان کو پکڑتے ہوئے مٹھی کو مضبوط کرو بالڈون۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالڈون اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے تیر چھوڑتا ہے جو عین نشانے پہ جا لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور لارڈ گائے کہتا ہے یروشلم کے لوگوں کو ابھی بھی مجھ سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لارڈ گائے چلا جاتا ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ باکراس قلعے کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ شمسا، بالین اور لارڈ جیوم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لارڈ جیوم بالین سے پوچھتا ہے کیا وہ شام نہیں جا رہا تھا؟ فیصلے میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو بالین کہتا ہے اس نے اپنی وجہ بتائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اسے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جواباً لارڈ جیوم کہتا ہے آپ صلاح الدین پر بہت اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے شاید لطیف سے بات کی اور سونا گن لیا، جب سونے کی مقدار نے اس کی توجہ حاصل کی تو اس نے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر بالین کہتا ہے وہ ایسا شخص نہیں ہے۔ لارڈ جیوم کہتا ہے بیوقوف نہ بنو بالین، ان کے مطابق مصر میں خزانہ ختم ہو چکا ہے، مصر میں صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر جان کی بازی لگا دی، بدلے میں وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ ان کے لیے تباہی کا باعث ہوگا۔ بالین غصے سے کہتا ہے لارڈ جیوم خدا کے لیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو کچھ اس نے میرے لیے کیا ہے، مگر اس کے باوجود لارڈ جیوم کہتا ہے جب آپ سے ملاقات ہوئی تب آپ دونوں نچلی سطح پر تھے، اب وہ ایک امیر ہے اور آپ ابھی تک کیچڑ میں ہیں، فائدے یا مفادات کی بات ہو تو وہ اپنے دوست کو بھی نہیں پہچانتا۔ صلاح الدین بھی شمسا سے کہتے ہیں ایک بار جب آپ اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لیں گی تو باکراس آنا ایک عظیم قربانی ہوگی۔ تو شمسا کہتی ہے آپ کے خیالات میرے لیے اہم ہیں اور آپ نے شام جانا بھی چھوڑ دیا۔ جواباً صلاح الدین بھی کہتے ہیں میں نے لطیف کے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ شمسا مسکراتے ہوئے کہتی ہے یعنی کہ آپ صرف لطیف کے لیے آئے ہیں؟ صلاح الدین بھی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں لگتا ہے کہ راستہ کافی مشکل ہوگا۔ پیچھے خلیل لطیف سے پوچھتا ہے آپ اس کافر کا علاج کیسے کر پائے طبیب؟ میں واقعی حیران تھا۔ تو لطیف کہتا ہے پیشہ ورانہ راز افشا نہیں کیے جاتے۔ خلیل کہتا ہے کم از کم میرے گھٹنے کے بارے میں تو کچھ بتائیں، یہ رقص کرتے وقت دروازے کی طرح چیختا ہے۔ لطیف کہتا ہے یہ ضرور پانی کی کمی کا شکار ہے، میں اس کا معائنہ کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شام میں سلطان کے دیوان میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ دودھ عمر ملا سے کہتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بھائی سلطان اس دیوانے کی رائے پر عمل کرے گا اور باکراس پر چڑھائی کا فیصلہ کرے گا؟ جواب میں عمر ملا کہتے ہیں کئی برس بیت کے، لیکن تم نے یہ نہیں سیکھا کہ ہمارا سلطان کسی اور کے ذہن کے مطابق نہیں چلتا اور نہ ہی کسی کی پیروی کرتا ہے شہزادے میودود۔ اس کے ساتھ ہی سلطان دیوان میں داخل ہوتے ہیں اور تخت پر جا بیٹھتے ہیں۔ یا روکی سلطان سے پوچھتا ہے میرے سلطان کیا باکراس قلعے کی طرف جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں فتح کی تیاری کرو۔ میودود چونک جاتا ہے جبکہ یاروکی کہتا ہے میرے سلطان ہم تیار ہیں کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آپ مثبت فیصلہ کریں گے، اس لیے تیاری کا حکم پہلے ہی دے دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لینے کی کوشش کرو، ایمارلے کے ساتھ سودے بازی مشکل ہوگی، ہماری مہم مبارک ہو۔ قاہرہ میں جوہر جلدی جلدی شہوار کے پاس آتا ہے اور خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے وزیر حضرت میں آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ شہوار کہتا ہے کہو کیا تم نے سونے کا مقام معلوم کر لیا جوہر؟ جواباً جوہر کہتا ہے آپ کی تجوری سے سونا چوری کرنے کے بعد چور غائب ہو چکے ہیں، ان کے ملنے کی کوئی امید نہیں۔ یہ سن کر شہوار غصے میں اٹھتے ہوئے کہتا ہے پھر بھی کتنی ڈٹھائی سے بول رہے ہو تم، کیا یہ خوشخبری ہے؟ تو جوہر کہتا ہے میں نے کھوئے ہوئے سونے کو کسی اور چیز سے بدلنے کا طریقہ دریافت کر لیا ہے، صلاح الدین نے دمشق جانے کا فیصلہ ترک کر دیا ہے اور سونے کی ایک بڑی مقدار کے پیچھے گیا ہے۔ شہوار پوچھتا ہے یہ سونا کس کے لیے ہے؟ شروع سے اس مسئلے کی وضاحت کرو۔ تو جوہر کہتا ہے تو میرے وزیر سنیں۔ کیرک قلعے میں جمشید مائلز کی بیوی سبیلا کے پاس آتا ہے اور سونے کے بدلے میں اس سے ایک چابی لے لیتی ہے، ساتھ کہتی ہے میں خود مائلز کا انتقام لوں گی۔ تو جمشید کہتا ہے اب آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت مسلمان خاتون میں تبدیل کرنے کا صحیح وقت ہے، چلیں اب ہمارے ساتھ چلیں، یہاں کرنے کو ویسے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے ترک لباس دکھاتا ہے۔ ادھر ایک مقام پہ صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھی رکے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی شمسا کو پانی دیتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی ماں کی تلاش میں ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ تو شمسا کہتی ہے تقریباً کچھ بھی نہیں، میں نے ابھی کچھ ادھوری کہانیاں سنی ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ کہیں میرا انتظار کر رہی ہیں، کیا آپ کو یہ عجیب لگتا ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اس کے برعکس اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کو اپنے دل کی بات سننی ہوگی، میں بھی اپنی ماں سے برسوں بعد ملا ہوں، میں ہمیشہ سے یہ جانتا تھا کہ وہ مجھے جنم دیتے ہی مر گئی، یہ میرے لیے صرف ایک خواب تھا، پھر پتہ چلا کہ میں ان تمام سالوں میں ایک بڑے راز میں رہا ہوں، پھر جب حقائق واضح ہو گئے میں جان گیا کہ وہ زندہ ہیں، وہ میرے بہت قریب ہیں، وہ ہمیشہ مجھے دیکھتی اور حفاظت کرتی تھیں۔ یہ سن کر شمسا کہتی ہے دوبارہ ملاپ ایک ناقابل بیان احساس ہوتا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی یہ موقع ملے گا، امید مت ہاریں۔ اس لیے میں نقشے کو دیکھتے ہوئے بالین ان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے اس نقشے کے مطابق ہمیں شمال مشرق کی طرف جانا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اس کے برعکس ہمیں مغرب کی طرف جانا چاہیے،
चाहिए। बालेन पूछता है कि आपको यकीन है? सलाउद्दीन यूबी कहते हैं रवाना होने से पहले मैंने इसे अच्छे से पढ़ा था। बालेन पूछता है आपने किले के बारे में और क्या जाना? तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं हम पहले ही जानते हैं कि किले का दिफा दूसरे किलों से ज्यादा मजबूत है। आपका शुक्रिया, मुझे मालूम हुआ कि किले का खुफिया खजाना किले के जंगजू है। बालेन कहता है ऐसा लगता है कि आप इससे परेशान हैं। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं मेरे लिए लाताल्लुक रहना नामुमकिन है। वो बड़ी दौलत का इंतजाम करते हैं, उसमें ज्यादातर खून की रकम है सिवाय मुखलिस मसीहों की एहतियात के, और वो ये ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। फिर लॉर्ड जियोंग को दूर खड़ा देखकर पूछते हैं वो हमसे इतना दूर क्यों खड़ा है? तो बालेन कहता है उसे आदत नहीं है, वो थक गया है, इसलिए हमें घोड़े दौड़ाते हुए खलील और लतीफ वहाँ आते हैं। और खलील कहता है रास्ता साफ है और डाकुओं का कोई निशान नहीं है। यह सुनकर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं अगर हम जल्दी करें तो शाम से पहले किले तक पहुंच सकते हैं। लाड़गाई के आदमी छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है हमें जल्द अज जल्द ये मालूम करने की जरूरत है कि वो कहाँ गए थे। लाड़गाई हमारी तरफ से खबर के इंतजार में है। शाम में सुल्तान आगे बढ़ रहे होते हैं, इसलिए में मियोदोद उनके पास आता है और तन्हाई में सुल्तान से कहता है मैं हैरान हूँ कि आप यारोकी पर ज्यादा एतमाद नहीं करते। तो सुल्तान कहते हैं हम उसे बरसों से जानते हैं, क्या उसने हमारी अमानत में खयानत की ताकि हम उस पर एतमाद ना करें? कभी नहीं। तुम अब अपना दस्ता तैयार करो और यारोकी के साथ जाओ। मियोदोद कुछ कहने लगता है कि सुल्तान उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं अगर हम सलीबियों को बाकायदगी से अदायगी नहीं करेंगे तो वो मजीद हौसलामंद हो जाएंगे, लेकिन इस मुहिम का नतीजा शायद फतह ना हो, लेकिन ये रुझान उन्हें हद में रखेगा। देखो यारोकी ने सारा हिसाब कर लिया है, अब तुम जाओ और यकीनी बनाओ कि वो ये ठीक कर रहा है। यह सुनकर मियोदोद कहता है मेरे सुल्तान जैसे आपका हुक्म। उधर एक सिपाही चाबी लेकर चातलियोन के पास आता है और कहता है अब आप बादशाह इमारलेक के हुक्म से आजाद। इधर यारोकी सिपाहियों से कहता है ये मुबारक तलवारें हमें सच्चा दोस्त रखती हैं, तुम सब मुझे सुल्तान और उद्दीन के सामने शर्मिंदा नहीं करोगे। तुम्हारा सर मुतदल होगा, तुम्हारी तलवार बुलंद होगी और तुम्हारा दिल सख्त होगा। ऐ यारोकी के सिपाहियों, किला हमारा है और फतह हमारी है। यह सुनकर सब सिपाही तलवारें लहराते हुए अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हैं। इसलिए मियोदोद अपने सिपाहियों के साथ बाहर आता है और कहता है मैं अपना दस्ता तैयार करूंगा यारोकी, हम भी आपके साथ जाएंगे। यह सुल्तान और उद्दीन का हुक्म है। यह सुनकर यारोकी कहता है बिलाशुबा यारोकी के जंगजू को भी किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो जंगी खतूत के पीछे उनकी खिदमत करे। सुल्तान इस बारे में ठीक कहते हैं। मियोदोद कहता है अदब यारोकी अदब, तुमसे पहले एक मलिक है और तुम एक अमीर हो। यारोकी कहता है अगर आप इन सिपाहियों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं तो ऐसा करें मलिक मियोदोद, मैदान आपका है। ये कहते साथ ही यारोकी आगे बढ़ जाता है। उधर सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ बाकरास किले के सामने मौजूद होते हैं। इसलिए में खलील आकर कहता है आस पास कोई नहीं है, जगह खाली है। सलाउद्दीन यूबी के कहने पर लॉर्ड जियोंग कहता है सबसे पहले और सबसे अहम हमें तेजी से काम करना होगा। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त एहतियात दुगनी हो जाती है तो हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं होगा। बालेन मैं आपको कमांडर से अपने मुआविन के तौर पर मिलवाऊंगा, बेहतर है कि आप अपने लिए कोई नाम सोचें। तो बालेन कहता है ये पहले ही तैयार है जोन्स। फिर सलाउद्दीन यूबी से कहता है आपके लिए दाखिल होना आसान नहीं होगा, हो सकता है कि कोई आपको जानता हो, इसके अलावा आपको बाहर गिरफ्त रखनी होगी। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं लतीफ मेरे यारोकी का काफिला एक जगह ठहरा होता है। मियोदोद उसके पास आकर कहता है महल का नक्शा आपके पास है यारोकी। तो यारोकी उससे कहता है मैंने हर चीज का हिसाब लगा लिया है मलिक मियोदोद, आप फिक्र ना करें, मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई मेरे पैरों तले कुचला ना जाए। तो मियोदोद उससे कहता है सिपाही का सबसे बड़ा दुश्मन तकब्बुर है, जान लो। यारोकी उठकर आगे बढ़ते हुए कहता है सिपाही का सबसे बड़ा दोस्त हिम्मत है और वो मुझ में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है शहजादे मियोदोद। मेरे जांबाजो जंगजुओ, अब हरकत में आने का वक्त है, चलो। ये सुनते साथ ही सिपाही उठ खड़े होते हैं। बाकरास किले के सामने सलाउद्दीन यूबी कहते हैं हमें वक्त का हिसाब लगाना होगा, अगर आप वक्त खत्म होने पर बाहर नहीं आते तो हम समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है, फिर मैं भी अंदर आऊंगा। शमसा परेशान होते हुए कहती है कैसे, यानी ये बहुत खतरनाक हो सकता है? बालेन कहता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने मंसूबे के मुताबिक सोने के साथ ही बाहर आएंगे। ये कहते साथ ही बालेन शमसा और बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। लतीफ सलाउद्दीन यूबी से पूछता है मेरे अमीर हम क्या करेंगे? तो सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं तुम्हारी बदौलत हमने बाकरास किले से मुतल्लिक एक नया राज जाना है, अब इस पे गहरी नजर डालते हैं। ये किला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, वक्त आने पर हमें इसकी जरूरत होगी। उधर लॉर्ड जियोंग और बालेन किले के बाहर पहुंचते हैं। सिपाही उन्हें रोकता है और उनके घोड़े से उतरने के बाद पूछता है तुम कौन हो और बाकरास में तुम्हारा क्या काम है? तो लॉर्ड जियोंग कहता है मैं और मेरा दोस्त कुछ की बादशाह से आ रहे हैं, गुजरते हुए हमने किले की ज़ियारत करना चाहिए। तो सिपाही कहता है यहाँ हर कोई दाखिल नहीं हो सकता, या तो आपको मकतूब जमा करवाना होगा या इजाजतनामा दिखाना होगा। लॉर्ड जियोंग चौका उतारते हुए कहता है कमांडरों से कहो कि लॉर्ड जियोंग आया है। ये सुनते साथ ही खलील और शमसा चौंक जाते हैं और सिपाही अंदर की जानिब चला जाता है। शमसा खलील से पूछती है इसका क्या मतलब है, क्या इसने मंसूबे के लिए ऐसा कहा? यह सुनकर खलील कहता है क्या तुमने सिपाही की शक्ल नहीं देखी, वो तकरीबन हवास बाख्ता हो गया, ये कमांडर ही होगा। शमसा परेशान होते हुए कहती है मैं कैसे समझ नहीं सकी। अगले ही लम्हे सिपाहियों एक दस्ता बड़े इज्जत और एहतराम के साथ आगे बढ़कर उनके घोड़े पकड़ लेता है। ये देखकर खलील लॉर्ड जियोंग से कहता है देखो अगर तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। तो बालेन एकदम से कहता है परेशान होने की कोई बात नहीं, हमने जो इत्तेफाक किया था वही होगा, जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। लॉर्ड जियोंग इसकी में बालेन से कहता है बालेन मैं तुम्हें फिर से खबरदार कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मुझे ये मौका ना मिले। बाकरास हमारे लिए दुश्मनों का किला नहीं है, जैसा कि हमने इत्तेफाक किया हम अपनी जरूरत को लेकर चले जाएंगे, कोई वजह नहीं कि सलाउद्दीन सारा सोना जब्त ना करे, इसलिए होशियार रहो बालेन। अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल पेश आती है तो उनके पास हमसे छुपाने का कोई मंसूबा होना चाहिए। इसलिए मैं कमांडर बाहर आता है और अदबन लॉर्ड जियोंग को सलाम करते हुए कहता है आपने हमारे किले में आकर हमें इज्जत बख्शी, अगर आप हमें इत्तला देते तो हम तैयारी कर लेते। तो लॉर्ड जियोंग कहता है यह अचानक हुआ, हमें शरीर गिरोहों के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए बेस बदलना पड़ा। फिर बालेन कहता है जब लॉर्ड जियोंग ने आपकी मेहमान नवाजी का जिक्र किया तो हमने फैसला कर लिया कि बाकरास किला हमारे लिए मौजूद जगह होगा। मैं जोन्स हूँ, लॉर्ड जियोंग का मावन। फिर खलील की जानिब इशारा करते हुए कहता है और सुरमा एडोड हमारी हिफाजत कर रहा है। यह सुनकर कमांडर कहता है आपकी मेजबानी करना एजाज की बात होगी, आए मेरे साथ अंदर चलें, लड़की किचन में भेज देते हैं। तो लॉर्ड जियोंग कहता है तुमने गलत समझा, इसकी जगह किचन में नहीं है, ये हैरत अंगेज तौर पर बासलाहियत फनकार है, मुझे लगता है कि आपकी बीवी इसमें दिलचस्पी लेगी। कमांडर कहता है यकीनन वो इस खबर से बहुत खुश हो जाएगी। ये सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़कर किले में दाखिल हो जाते हैं। बाहर बेचैनी के आलम में लतीफ सलाउद्दीन यूबी से कहता है मुझ में बेसुकूनी है मेरे में। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं बालेन के साथ तुम्हारा माजी तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, वो बगैर कुछ गलत हुए सब कुछ हल कर लेंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो। कुछ में विलियम चातलियोन के कमरे में आता है और कहता है वक्त तुम पर मेहरबान नहीं रहा चातलियोन, इतने साल जेल में गुजारने के बाद भी तुम बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हो। तो चातलियोन कहता है मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने मेरा ख्याल रखा। विलियम कहता है ये तुम्हारा आखिरी मौका हो सकता है चातलियोन, मेरा मशवरा है कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करो, ये साफ सुथरे कपड़े पहन लो, यकीनन तुम्हें इसे पहनने से पहले खुद को भी साफ करना होगा, तुम बादशाह के सामने पेश होगी। तो
चातलियन उससे कहता है, मैं आपका मशकूर हूँ, क्या लड़का यहाँ है, क्या वो जानता है कि मैं आ रहा हूँ? जवाब में विलियम कहता है, हंगामी सूरत-ए-हाल की वजह से उसे खुद से जाना पड़ा, जब वो यहाँ आएगा तो तुम्हें देखकर वो सबसे ज्यादा खुश होगा। ये कहते साथ ही विलियम चला जाता है। उधर लड़का अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, पूछता है, उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि हम आ रहे हैं, जब हम बाकरास पहुंचेंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि हम इज्जत माब फादर के नाम पर मुआयना करने आए हैं। देखते हैं कि लार्जियम क्या गुल खिला रहा है। बाकरास में कमांडर लार्जियम और बालेन के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और पूछता है, कुछ के हालात कैसे हैं? तो लार्जियम कहता है, फिजाओं पर मातम का गलबा है, हमने मिस्र में अपने फौजियों की बड़ी तादाद और एक काबिल सुरमा को खो दिया। कमांडर कहता है, बदकिस्मती से मैं कोंतमाइल से मोहब्बत करता था, सुलेबी दस्ते को यके बाद दीगरे बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ा है, आपसे भी मेरी ताज़ियत, जैसा कि मैं जानता हूँ कि कोंतेक आपका करीबी दोस्त था। ये सुनते साथ ही बालेन और लार्जियम चौंक जाते हैं और लार्जियम पूछता है, क्या कोंतेक मर गया है? तो कमांडर कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, आप रास्ते में थे, यकीनन आपको खबर नहीं पहुंच सकी। कोंतेक का इंतकाल कल सुबह से कुछ देर पहले हुआ। अपने भाई की मौत के बारे में सुनकर बालेन काफी ज्यादा गमगीन हो जाता है। ये देखकर कमांडर उससे कहता है, मुझे लगता है कि आप भी उसके करीब थे। यह एबलिन खानदान के लिए एक अफसोसनाक अंजाम है, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं रहा, इसलिए कोंतेक के बाद बादशाहत के लिए किसी नए नाम का तकर्रुर होगा। बाहर खलील किले के हिसार से आगे बढ़ रहा होता है और खजाने वाले कमरे की खोज लगाने की कोशिश करता है। सिपाहियों के आने की आवाज सुनकर वो एकदम से छुप जाता है और सिपाही उसके पीछे से दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। बाहर सलाउद्दीन यूबी और लतीफ बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। अंदर कमांडर लार्जियम से पूछता है, बादशाह सलामत एबलिन के लिए किसको मौजूद समझते हैं? तो लार्जियम कहता है, मैं उनसे इन मामलों पे बात नहीं करता, यकीनन सबसे मौजूद तरीन शख्स का तकर्रुर होगा। जवाबन कमांडर कहता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अजीब और गरीब अफवाहें गर्दिश कर रही है। लार्जियम पूछता है, कैसी अफवाहें? तो कमांडर कहता है, चातलियन को जेल से निकाल दिया गया है। यह सुनकर बालेन एकदम से कहता है, वो शख्स एक कातिल है। तो कमांडर कहता है, मैं कबूल कर सकता हूँ अगर आपका मतलब उसके हम मजलूम के कत्ल से है, लेकिन हम उसे मुसलमानों के कत्ल का मुजरिम करार नहीं दे सकते, क्योंकि वो असल में इससे भी ज्यादा के मुस्तहिक हैं। इसके साथ ही बालेन उस लम्हे को याद करता है जब उसके भाई ने उससे कहा था, अतराफ में मेरी मौत का इंतजार करने वाले बहुत हैं। एबलिन तुम्हारी पैदाइश की जगह पे वापसी या वापस ना आने के बारे में बहस करने वाले लोग मौजूद हैं। क्या तुम जानते हो कि क्यों? अगर मैं मर गया और तुम ना आए तो वो ये जमीनें किसी और को दे देंगे। इस तरह वो एबलिन की तमाम औलादों से जान छुड़ा चुके होंगे। इस ख्याल के बाद बालेन परेशान हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ में विलियम चातलियन को तैयार करके इमारले के पास आता है। चातलियन इमारले को अदब से सलाम करता है तो इमारले कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी जेल की जिंदगी बहुत मुश्किल गुजरी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इस छड़ी की जरूरत है। तो चातलियन कहता है, खुदावंद का शुक्र है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक इस कीमती छड़ी का ताल्लुक है, मैं ये आपके लिए लाया हूँ, उस रहम के बदले में जो आपने मेरे लिए जाहिर किया है, बराए करम इसे कबूल करें। ये कहते साथ वो छड़ी इमारले को दे देता है। तो इमारले कहता है, मैं मुतजस्सिस हूँ, तुम मेरे लिए ये छड़ी क्यों लाए हो? ये सुनकर चातलियन कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि बादशाह सुलेमान अपने असा के लिए मशहूर थे। नाज़रीन, यहाँ पे चातलियन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा है। वो मजीद कहता है, और अब आप उनके शहर पर हुकूमत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप में भी उन जैसी सलाहियत होगी। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, बदबख्त कहीं का। मैंने इस तोहफे का इंतखाब आपको ये दिखाने के लिए किया है कि मैं इस छड़ी की तरह आपकी हिमायत और मदद करूंगा। मैंने बहुत से जुल्म किए हैं, लेकिन जेल में गुजरे सालों ने मुझे ये देखने में मदद की है कि क्या सही है और क्या गलत। अब मैं आपकी खिदमत करके अपना कफारा अदा करना चाहता हूँ। इमारले उसके पास आकर कहता है, जब तुम जेल में थे तो पिछले दौर का बाप बंद हो गया। चातलियन, सल्तनत को अब अमन की जरूरत है। अगर तुम मेरे हुक्म के बगैर कोई पागलपन करके मेरे कायम करदा निजाम को खराब करते हो तो मैं तुम्हें उन बच्चों के वालिदैन के हवाले कर दूंगा जिन्हें तुमने कत्ल किया है। ये कहते साथ ही वो चातलियन को भेज देता है। बाकरास किले में शमसा कमांडर की बीवी के साथ मौजूद होती है, जबकि दूसरी तरफ खलील मुसलसल खोज में लगा होता है। बाहर सलाउद्दीन यूबी और लतीफ का इंतजार बढ़ता ही चला जाता है। लतीफ काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। किले में खलील छुपकर बाज़ंतीनी सिपाहियों की नकलो हरकत देख रहा होता है और एक बुजुर्ग के आगे बढ़ने पर एकदम से छुप जाता है। वो बुजुर्ग जैसे ही आगे बढ़ता है, खलील उसका ताकुब करता है। अंदर किले में लार्जियम कमांडर से कहता है, हमने सिर्फ कुछ की बात की है, बाकरास की क्या सूरत हाल है? तो कमांडर कहता है, बाकरास टेम्पलर्स के लिए एक आम मरकज में तब्दील हो चुका है, हिफाजती नुक्ते नजर से, और चूंकि ये रास्ते में भी वाक़या है तो हिजाज हमें मुंतखब करते हैं। बालेन गौर से एक नक्शे को देख रहा होता है, फिर कहता है, इस किले में एक शानदार निजाम है, महल के दरवाजे से गुजरते साथ ही समझ आ जाती है। मैं भी चाहता हूँ कि जहाँ भी जाऊँ कायम करदा इस निजाम को बयान करूँ, और इसके लिए मैं इसे मजीद गौर से देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इस किले की सैर करने देंगे? तो कमांडर कहता है, यकीनन, ये आप ही का घर है। यह सुनते साथ ही बालेन चल पड़ा। बाकरास किले में कमांडर की बीवी शमसा से कहती है, आपका अदब और तहजीब लोगों को हैरान कर देती है। देखते हैं कि आपकी आवाज लार्जियम की तारीफ के मुताबिक खूबसूरत है भी या नहीं। अगले लम्हे शमसा गाने लग जाती है। शमसा की आवाज सुनकर खजाने की खोज लगाने की कोशिश करने वाला खलील कहता है, बुलबुल ने भी गाना शुरू कर दिया है, बालेन कहाँ रह गए हो? उधर बालेन भी आगे बढ़ रहा होता है। इधर शमसा की आवाज से सब खवातीन महसूस हो रही होती है। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा होता है। खलील बालेन का इंतजार करते करते जैसे ही आगे बढ़ता है, एक सुलूबी सिपाही उसके सर पर आ पहुंचता है और उससे पूछता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो खलील उससे कहता है, मैं एक मेहमान हूँ, मैं लार्जियम के साथ यहाँ आया हूँ। तो वो सिपाही कहता है, इस तरफ आना मना है, कमांडर का कमरा किले की दूसरी तरफ है। आगे बढ़ते हुए खलील का तावीज गिर जाता है। वो सिपाही से कहता है, माजरत मैं इस तरफ आ गया, मुझे रास्ता मालूम नहीं था। ये कहते साथ वो जैसे ही तावीज उठाने लगता है, सिपाही उससे कहता है, रुको जरा, और खुद तावीज उठा लेता है। तावीज पे लिखा होता है हु, जिसे पढ़ते साथ वो समझ जाता है कि ये मुसलमान है। मगर इससे पहले कि सुलूबी सिपाही उस पे हमला करता, वहाँ पहुंचने वाला बालेन उसे मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर खलील उससे कहता है, इन वक्त पर आ पहुंचे, वरना मैं मर जाता। इसके साथ ही वो दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं और खलील तावीज को चूमते हुए कहता है, ये मेरी दादी का तावीज है, इसे गिराने वालों को तुमने देख लिया। बालेन पूछता है, दरवाजे पर निजाम कैसा है? तो खलील कहता है, बहुत ज्यादा महफूज है, अंदर फरीजे पर मुहावजों के बजाय सिपाही मौजूद हैं। बालेन कहता है, फिर वहाँ से जाना कोई होशियार इकदाम नहीं होगा, हमें पीछे से पलटना चाहिए। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं। बाहर सलाउद्दीन यूबी और लतीफ के इंतजार के साथ साथ बेचैनी बढ़ती जाती है। अंदर आगे बढ़ते हुए खलील बालेन से कहता है, आपने इन रास्तों के बारे में इतने दुरुस्त तरीके से मालूमात कैसे हासिल की? मैं वाकई हैरान हूं। तो बालेन दरवाजे पर दो सिपाहियों को देखकर कहता है, हम खुशकिस्मत हैं, यहाँ हमारा काम ज्यादा आसान है। खलील, जब तक मजबूर ना हो जाओ किसी को मारना नहीं, ये लोग बेकसूर हैं, ये मत भूलना। तो खलील कहता है, मैं ये वादा नहीं कर सकता, मेरे नजदीक काफिर ही रहेगा। तो बालेन उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी ऐसा ही काफिर हूँ? खलील कहता है, हाँ, अगर तुम किसी भी तौहीन आमेज तरीके से पेश आओ, मेरी दुआ है कि मुझे ये नाराज ना करें। इसके साथ ही वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सिपाही एकदम से हमला कर देते हैं, मगर वो दोनों उनके हमलों को नाकाम बनाते हुए उन्हें पटक देते हैं। फिर खलील दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा बंद होता है। वो दोनों जल्दी से सिपाहियों की तलाशी
लेते हैं मगर उन्हें चाबी नहीं मिलती। तो बालेन कहता है ये वाइट दरवाजा है जो पिछले बरामदे की तरफ जाता है, हमें ये दरवाजा खोलना है खलील, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो खलील दूसरे बाज़ंतीन स्पाई से चाकू निकालते हुए कहता है ये मुझ पे छोड़ दें। ये कहते साथ ही वो चाकू के जरिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उधर शमसा का गाना सुनकर खवातीनों से भरपूर दाद देती है। फिर कमांडर की बीवी कहती है क्या हैरत अंगेज हमांगी है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना, अगर तुम चाहो तो मुझे इस किले में तुम्हारी मेजबानी करने का एजाज हासिल होगा शमसा। मगर शमसा कहती है ये शर्फ मेरे लिए भाई से फख्र है मोहतरमा, लेकिन ये नामुमकिन है, मुझे कुछ जाना है, शहजादी सबीला वहाँ मेरा इंतजार कर रही है। इधर कमांडर लॉर्ड जॉन से कहता है मुझे उम्मीद है कि आपने खाने से लुत्फ उठाया, अगर आप चाहें तो हम किले की सैर कर सकते हैं। जवाब में लॉर्ड जॉन कहता है इसकी जरूरत नहीं, जोन्स वैसे भी जल्द आ जाएगा। कायरा में सबीला जमशेद की दुकान पे मौजूद होती है और उसने मुसलमान औरत का बेस इख्तियार किया होता है। जमशेद गलती से उसे सबीला पुकारता है तो एकदम से याद आने पर कहता है ओ क्या कह दिया, यकीनन हमारा खातून। सबीला मुकम्मल तौर पे दुकान का इख्तियार संभाल लेती है। काम करते करते सबीला को सलाउद्दीन अय्यूबी का खाका नजर आता है तो वो जमशेद से पूछती है ये कितना खूबसूरत नौजवान है, क्या ये इस दुकान का पुराना मालिक है? तो जमशेद कहता है नहीं, ये अमीर सलाउद्दीन है। ये सुनकर सबीला को बहुत गुस्सा आता है। जमशेद मजीद कहता है ये बाजार के खाका निगार दिमित्री ने बनाया है, दुकान के पुराने मालिक ने इसे शहजादे सलाउद्दीन तक पहुंचाने के लिए यहाँ छोड़ दिया। बाकरास किले में खलील मुसलसल दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। काफी देर की कोशिश के बाद आखिरकार वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों एक पल में अंदर दाखिल हो जाते हैं। बाहर एक तवील इंतजार के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं वक्त हो गया है, लगता है कोई मसला है। लतीफ पूछता है मेरे अमीर हम क्या करेंगे? तो सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं मैं अंदर जाऊंगा, तुम यहीं रहोगे। मगर लतीफ कहता है लेकिन अमीर। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि मैं तुम्हें उनके पास बाहिफाजत वापस पहुंचाऊंगा, मुझे अंदर किस चीज का सामना करना पड़ेगा। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही लतीफ कहता है अमीर ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा, जो भी होगा एक साथ देखेंगे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं ठीक है, लेकिन अंदर तुम मेरी इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं उठाओगे। फिर लतीफ पूछता है मगर हम अंदर दाखिल कैसे होंगे? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं चलो इसके आसपास जाकर देखते हैं इन दीवारों में कितने दरवाजे हैं। ये कहते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। किले के अंदर खलील और बालेन भी खजाने की तलाश जारी रखे होते हैं। बाहर आगे बढ़ते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी को एक दरवाजा नजर आता है जिसके बाहर दो सिपाही तैनात होते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम यहाँ से अंदर जाएंगे। तो लतीफ कहता है मेरी अकल को इसमें कमजोरी समझे मेरे अमीर, लेकिन ये दरवाजा ही क्यों? सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं क्योंकि ये हंगामी सूरत हाल में निकलने का रास्ता है। मरकजी दरवाजे और दूसरी तरफ के मुहाफिज हर घंटे बाद तबादला करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद से लेकर अभी तक ये बिल्कुल वही मुहाफिज है। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी तलवार बेनियाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। किले में बालेन को आगे बढ़ते हुए कुछ सिपाही नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो कहता है खलील यहाँ 4 सिपाही। तो खलील कहता है हम दूसरी तरफ से आए हैं, अब इस जगह सिपाही भी हैं, अगर हम इन पे हमला करें तो हम इन्हें शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन वो हमें किले में पकड़ लेंगे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, हम क्या करेंगे? बालेन सोच में पड़ जाता है और बाहर सलाउद्दीन अय्यूबी लतीफ के साथ हल्ला बोल देते हैं। लतीफ दवा के जरिए सिपाही को बेहोश कर देता है और कहता है ये कम से कम 5 घंटे नहीं उठेगा। सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं लतीफ तुम्हारे पास ऐसा हथियार है, फिर तुम पहले क्यों नहीं बता रहे? अगले लम्हे वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। कायरा में शेरको आगे बढ़ रहे होते हैं। इस लम्हे बोजोक आकर कहता है कमांडर शेरको हमारे सुल्तान ने ये भेजा है। खत खोलकर पढ़ने के बाद शेरको बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं यार रोकी अपनी फौज के साथ मुहिम पे निकला है। बोजोक पूछता है किस तरफ? तो शेरको कहते हैं बाकरास किले की तरफ। यह सुनकर बोजोक कहता है और अमीर सलाउद्दीन शेरको तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकरास किले में बालेन खलील से कहता है खलील इनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करो और इन्हें मसरूफ रखो, हम घर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनते साथ ही खलील आगे बढ़ता है और सिपाहियों के पास जाता है। सिपाही एकदम से पूछता है कहाँ जा रहे हो तुम? तो खलील बड़े पुरएतमाद अंदाज में कहता है फिक्र ना करो, मैं कमांडर के कमरे तक जा रहा हूँ। ये कहते साथ वो एक रास्ते में घुस जाता है। सिपाही उसके पीछे जाते हुए कहते हैं रुको रुको इस तरफ जाना मना है। खलील एक सिपाही को लात मारकर पीछे धकेल देता है। वहाँ पहुंचने वाला बालेन दूसरे पर टूट पड़ता है और वहाँ पे हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते खलील सुलेबियों को मौत के घाट उतार देता है और बालेन के देखने पर कहता है ऐसे मत देखो, इन्हें जमीन ने तलब किया है। फिर एक सुलेबी से चाबी निकालते हुए कहता है हमें चाबी मिल गई है। इसलिए में एक सुलेबी सिपाही उन्हें देख जाता है और वापस पीछे की जानिब दौड़ लगा देता है। मगर सलाउद्दीन अय्यूबी सामने से आकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं मैंने कहा था कि वक्त खत्म होने पे आ जाऊंगा। जवाबन बालेन कहता है तुमने ठीक किया। आगे बढ़ने से पहले खलील कहता है अमीर मुझे आपसे कुछ कहना है। मगर सलाउद्दीन अय्यूबी उसे कहते हैं खलील तुम बाद में कह सकते हो। खलील फिर से कहता है मुझे अभी कहना है। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं नहीं खलील नहीं, चलो अभी। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं और बालेन चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उधर हम देखते हैं कि यारोकी और मियोदोद सिपाहियों के साथ बाकरास किले की जानिब देख रहे होते हैं। यारोकी सिपाहियों से कहता है सिपाहियों किला हमारे कदमों में पड़ा है, हम गुरूबी आफ्ताब के वक्त हरकत में आएंगे। किले के अंदर सलाउद्दीन अय्यूबी और बालेन तिजोरी तक जा पहुंचते हैं। नक्शे को देखते देखते बालेन उसके सामने जा पहुंचता है मगर कुछ देर बाद कहता है लानत हो, चाबी के बारे में यहाँ कोई मालूमात नहीं है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो जल्दी दरवाजे के मुहावजों की गैर मौजूदगी को महसूस कर लेंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हैं और उसे नक्शा ले लेते हैं। फिर उसे गौर से देखते हुए कहते हैं यहाँ एक मालूमात है, दाएं तरफ 3 मोड़। ये कहते साथ ही वो तिजोरी के पहिए को 3 बार दाएं तरफ घुमाते हैं। फिर नक्शे को देखते हुए एक बार बाएं तरफ मोड़ते हैं, फिर दाएं तरफ 2 मोड़। इसके साथ ही दूर दीवार से एक चाबी बाहर आती है जिसे बालेन एकदम से उठाकर लाता है और तिजोरी खोल देता है। अंदर बहुत ज्यादा जेवरात पड़े होते हैं जिन्हें देखते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी मुस्कुरा देते हैं। बालेन भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं, तीरंदाजों हमला हो गया है, दीवारों के पास जाओ, जल्दी करो, जंगी आ रहे हैं। यह सुनकर बालेन और सलाउद्दीन अय्यूबी चौंक जाते हैं और बालेन कहता है जंगी। ये कहते साथ ही वो गुस्से में सलाउद्दीन अय्यूबी को देखने लग जाता है। उधर यही आवाजें लार्जियोम और शमसा के कानों तक भी जा पहुंचती हैं जिन्हें सुनकर वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। खलील और लतीफ भी परेशान दिखाई देते हैं। बालेन गुस्से में सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछता है क्या तुमने हमें जान में फंसाया है? इस बात से ला इन सलाउद्दीन अय्यूबी भी हैरानगी में बालेन को देख रहे होते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर हो जाता है।